हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चौरसिया कोचिंग क्लास। आप सभी मित्रों को सादर नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसके पहले के जो वीडियो मैंने 11वां वीडियो मैंने आपको पढ़ाया है, उसमें मैं आप लोगों से कहा था कि मैं 1 से 25 प्रश्न का उत्तर दूंगा। यहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ लिखा है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, वीडियो नंबर 11। तो मैंने 1 से 25 प्रश्नों का सेट बनाया था, लेकिन थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा था क्योंकि उसमें जो मेरी कहानी श्यामू चलाओ स्कूल SCRT द्वारा जो पुरस्कृत थी, उसके विषय में थोड़ा मैंने बताया था। इससे थोड़ा वीडियो लंबा हो गया था। तो मैंने उस वीडियो में 1 से लेकर के 7 प्रश्नों का जो है बता पाया था। उसके बाद वीडियो लंबा हो जा रहा था, इसलिए तो मैंने उसको काट दिया। अब मैं 8वां प्रश्न से लेकर के 17वां प्रश्न तक मैं जो है इसमें आपको मैं बताऊंगा। 8 से लेकर के 25 प्रश्नों तक मैं आपको यहाँ तक बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बहुत ही जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए। और जो है इसमें जो भी चीज़ बताया गया है बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है। एक ही सब्जेक्ट से लिया गया है, लेकिन उस सब्जेक्ट से संबंधित तमाम सा ट्रिक और मज़ेदार ट्रिक मैं आपको इसमें बताया हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको अओं के आधार पर लिया है, तो अओं के आधार पर आपको जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे प्रश्न बनता है कि अओं के आधार पर, ठीक है, इसमें से प्रश्न बन जाता है कि ख जो है किस प्रकार का व्यंजन है। तो इसको आप लिखेंगे स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन। तो क से लेकर के म तक जो है आपका क्या है, स्पर्शीय व्यंजन, इसी को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए इसमें लिखा है जैसे अंतःस्थ व्यंजन। तो अ र ल व कितने होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। अब इसमें से पूछ देगा कि यह जो है अंतःस्थ व्यंजन है कि अर्धस्वर व्यंजन है कि उष्म संघर्षी व्यंजन है कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन है कि पार्श्विक व्यंजन है कि प्रकंपित या लुंठित व्यंजन है कि उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन है या अनुनासिक, नासिक या पंचमाक्षर है। ठीक है, तो अब इसमें से देखने अगर मैं आपको चाहूँ तो मात्र इतने से ही जो ये दिया है अओं के आधार पर, आंतरिक प्रश्न के आधार पर जो है कितने अक्षर वर्ण है, अगर मैं चाहूँ तो एक पूरा वीडियो जो है इसी प्रश्न इतने से ही मैं प्रश्न बना सकता हूँ और 100 प्रश्न इसमें से बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में पूछ दे कि श क्या है, कौन सा वर्ड है, अर्धस्वर व्यंजन है कि अंतःस्थ व्यंजन है कि उष्म संघर्षी व्यंजन है कि स्पर्श। तो मैंने जो है मैं यही चाहता हूं कि हमारे बच्चों का कम समय लगे और कम समय में अधिक से अधिक या अधिकाधिक जो है नॉलेज प्राप्त करें। तो इस उद्देश्य से मैं जो है अपना वीडियो बनाता हूं। तो आप लोग इसमें देख लीजिए, और इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें मैंने बताया हूं, और इसको आप अओं के आधार पर आप इसको देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो है बेल आइकन का प्रेस करना न भूलें, ताकि हमारे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बिना देर किए हम जो है अपना यह हिंदी प्रैक्टिस सेट का शेष भाग, मतलब प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं अओं के आधार पर या आंतरिक प्रश्न के आधार पर तो प्रश्न आता है कि स्पर्शीय वर्गीय व्यंजन में कौन कौन होते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया बहुत स्पष्ट तरीके से, क ख ग घ अंग च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अड़ त थ द ध न अ प फ ब भ म। ये आपके क्या है, ये जो इसको स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन भी कहती हैं, 25 वर्ण होते हैं। इसको तो मैंने बता ही दिया है। ये आंतरिक प्रश्न के आधार पर है। ठीक है, उच्चारण के आधार पर मैंने आपको बताया है कंठ, मूर्धा, तालु, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। ठीक है, दंत मूल, एक चीज़ मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो है उच्चारण स्थान के आधार पर है, और ये जो है आपको आंतरिक प्रश्न के आधार पर है, मतलब उसका जो है एक नाम दिया गया है। ठीक है, तो वो जो नाम वाला है उसको मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ, फिर आगे प्रश्न है, उस प्रश्न में आप फटाफट जो है आप जो है बताते चले जाएगा, तब समय नहीं लगेगा।
यहाँ देखिए लिखा है अंतःस्थ व्यंजन, तो आप याद रखिएगा अर लव जो 4 अक्षर हैं इनको क्या कहा जाता है, अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। अर्धस्वर व्यंजन ये और वह को जो है अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। उसमें संघर्षी व्यंजन, तो उसमें संघर्षी मतलब जिस वर्णों के उच्चारण में जो है उष्मा या संघर्ष उत्पन्न होता हो या थोड़ा गर्मी उत्पन्न होता है, जैसे श श तो ये क्या है, उष्मा और संघर्ष उत्पन्न होता है, तो इसको जो है संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ये आपका श इस श को तालव्य श कहते हैं, इस श को इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर। इस श को कौन कहते हैं, तालव्य श। इस श को जो है मूर्धा स्वर का स कहते हैं, और इसको इस छोटा स को दंत स कहते हैं। जो इसको ऊपर मैंने दिया था उसमें आपको मैंने बताया था। फिर देखिए यहाँ लिखा है पार्श्विक व्यंजन, तो पार्श्विक व्यंजन सिर्फ कौन है, लय है। फिर देखिए यहाँ प्रकंपित या लुंठित व्यंजन, तो आपका क्या है, र है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन आपका ढ और ढ़ है। फिर पंचमा अक्षर अनुनासिक नासिक व्यंजन जो है अंग अड़ु नम, मतलब अंग अड़ नम, और ये जो है आपका अंग है। ठीक है, ये जो 6 अक्षर जो है नासिक व्यंजन में आते हैं। तो जो प्रश्न है उसको आप देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से निम्न में से यहाँ देखिए है, निम्न में से पार्श्विक व्यंजन कौन है, तो निम्नलिखित पार्श्विक व्यंजन जो आपका लट्टू वाला लय है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अब यहाँ उल्टा प्रश्न आ गया कि निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यहाँ मैंने आपको एक ट्रिक बताया है कि पहले नहीं हटा दीजिए, पहले जो सीधा सीधा है उसको पढ़िए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन है, तो मतलब ये बाकी 3 इसका मतलब कह रहा है 3 जो है संयुक्त व्यंजन होंगे और बाकी एक जो बच रहा है जो नहीं कह रहा है उसी को हमको छांटना है। तो पहले हम संयुक्त व्यंजन को छांट लेते हैं और उसका एक जाति अलग हो जाएगा, बाकी बचेगा एक, उसकी एक ही जाति होगी, जिसका एक ही जाति होगी वही जो है आपका संयुक्त व्यंजन नहीं होगा। इसमें जहाँ नहीं आ जाता है और उसके 4 विकल्प दिए रहें तो वहाँ पर हमको पहले जाति देखना चाहिए, यह प्रश्न किस जाति से है, और उस जाति में 3 एक जाति के मिलेंगे और एक जो है अलग जाति का, जो अलग जाति का है वही आपको ट्रिक मानना होता है। तो देखिए ग क्या है आपका संयुक्ता व्यंजन है, त्र क्या है संयुक्ता व्यंजन है, और श जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये तो मूर्धन्य, ये जो है मूर्धन्य श है। उसके बाद ये छ जो है क्या है आपका संयुक्त स्वर है। उदाहरण के रूप में यहाँ देखिए ग में जो है संयुक्ताक्षर में 2 व्यंजन मिलकर बनते हैं, जैसे ग को मैंने बताया है ज प्लस र ज। उसके बाद त का होगा त प्लस र, श का तो होता नहीं है, यहाँ छ का आपका हो जाएगा क धन मूर्धन्य श। ठीक है, तो सब में देखिए 2 अक्षर आ रहा है, ये श में नहीं आ रहा है, इसका उत्तर क्या होगा मूर्धन्य श। निम्नलिखित में से किस क्रमांक पर ओष्ठ व्यंजन है, तो मैंने आपको बताया है ओष्ठ व्यंजन का तरीका कि ओष्ठ में आप देखिए पहले याद करिए कन ता मु दा ओष्ठ किस नंबर पे है, 5वें नंबर पर है। उसी प्रकार क च ट त प, तो प आपका पैसे पतंग है 5वें नंबर पे है, तो कंता मुदा ओष्ठ 5वें नंबर पे, तो ये कौन हो गया आपका प कौन होगा निम्नलिखित में से ओष्ठ व्यंजन, तो ओष्ठ व्यंजन आपका क्या है प हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। ठीक है, अब आपको मैं अपने वीडियो में अग्र स्वर मध्य स्वर और पश्च स्वर के विषय में बहुत ही बृहद तरीके से बताया हूं, और अगर हमारा वह वीडियो आप देखना चाहते हैं, और जैसे हमारा पूर्व का वीडियो जो है राजभाषा राष्ट्रभाषा आदिकालीन इतिहास और हिंदी वर्णमाला संबंधित 10 वीडियो मैंने जो बनाया हूं, जो ग्रामरी है ग्रामली, उसको आपको अगर देखना है, जिसमें अर्ध संवृत स्वर विवृत स्वर, उसके बाद जो है संवृत स्वर असंवृत स्वर। ठीक है, इस प्रकार तमाम जानकारी बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के माध्यम से मैं जो दिया हूं, अगर उसमें देखना तो आप ज़रूर जाकर देखिएगा, जिसका जो है लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है मुख में जिह्वा की स्थिति के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ मैंने शॉर्टकट में बता दूं, क्योंकि आप हमारे बच्चे हैं, आप उस वीडियो में जाएंगे खोजेंगे टाइम लगेगा, तो क्यों ना मैं इसी वीडियो में इसमें डाल दूं। इसी नाते हमारा थोड़ा वीडियो बढ़ रहा है, तो आप इसमें आप इसको कहीं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको कहीं आप लिख सकते हैं कि अग्र स्वर किसे कहते हैं, केंद्रीय या मध्य स्वर किसे कहते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं। तो यहाँ परिभाषा देखते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मुख के आगे की ओर से जाती है। जैसे हमारी ये जीभ है,
ठीक है। तो जीभ का ये अगला हिस्सा जो है ये अग्रस्वर है, और ये जो मध्य वाला है इसको मध्य या केंद्रीय कहा जाता है। और ये जीभ का जो है जो लास्ट वाला जो हमारे कंठ से सटा रहता है ये वाला जैसे ऐसे, तो ये जो है हमारा पश्च स्वर है, मतलब कंठ के पास का जो है पश्च। तो जो जिन स्वरों का उच्चारण हमारे जीभ के अगले हिस्से मतलब नोक से होता है उनको हम अग्र स्वर कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से छोटी ई, बड़ी ई और ए और ऐ होते हैं, मतलब 4 जो है ये जो होते हैं ये अग्र स्वर से हमारे उच्चारण होते हैं। उसी प्रकार केंद्रीय या मध्य स्वर, इन स्वर के उच्चारण में जिह्वा जीभ मध्य भाग में रहती है, मतलब यहाँ बीच से निकलती है ये आवाज़, जो मात्र एक ही है, और मतलब अमरूद वाला या अनार वाला यह, ठीक है। ये हमारा केंद्रीय या मध्य स्वर से जीभ के एकदम बीचों बीच से निकलती है, जैसे हमारी ये जीभ है इसी यहाँ से निकलती है सेंटर से, ठीक है। उसके बाद पश्च स्वर है। पश्च स्वर, इन स्वरों के उच्चारण हमारे जिह्वा मुंह के पीछे भाग से रहती है, मतलब जैसे हमारी ये जीभ है तो ये हमारा कंठ है, तो यहाँ से इसकी आवाज़ निकलती है, ये हमारा जो है जीभ है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन वर्ड आते हैं? आ, ये जो है आगत वाला जो है आ है, ये ऊ, ये बड़ा ऊ, और ये ओ और ये ओ। ये जो आ है इससे संबंधित मैंने बहुत ही अच्छा तरीके से पढ़ाया है। उदाहरण के लिए मैं लिख दूँ, जैसे डॉक्टर लिखना है तो डॉक्टर में जो ये लगता है ये जो है आगत है, ठीक है। यह 2 वर्डों से 2 मात्राओं से मिलता है, आ धन ओ, ठीक है, ठीक है। ये 2 मात्राओं से बोला जाता है। जैसे डॉक्टर, तो पहले आक लगाएंगे फिर ओ का लगाएंगे तो हो जाएगा, इसको कहेंगे डा ओक्टर, मतलब डा के बाद आ फिर ओ कहेंगे डॉक्टर, ठीक है। तो ये जो है इसका उच्चारण, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ओ और इन 6 वर्णों का उच्चारण जो है हमारा पश्च स्वर से होता है। तो इसमें जो आ आया है ये पश्च स्वर है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन पश्च स्वर है? तो मैंने आपको बताया आ, ये आपका जो है कहाँ से आया? पश्च स्वर है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फिर वही बात आई कि निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है, इसका मतलब इसमें एक ही जो है गलत है, बाकी 3 क्या है? सही है। 3 कथन सही है और 1 कथन गलत है। तो पहले 3 कौन सही है इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। तो जो अ हमारा क्या है? कंठ ध्वनि है, सही है। मैंने आपको पहले ही दिखाया था आ और अह, और अह, ये जो है विसर्ग वाला ये कंठ ध्वनि है, मैंने आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। आपको मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ एक बार पुनः, जिससे आप निश्चिंत हो जाएं। देखिए ये यहाँ पर लिखा ना, देखिए ये कंठ ध्वनि में कौन कौन आ रहा है? अ आ अह, ये आपका कंठ ध्वनि है। तो ये आपका पहला जो है ये बहुत काम का चीज़ है, एक बार इसको मैं फिर रख दे रहा हूँ, इसको आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, यह कंठ ध्वनि है। फिर लिख रहा है आ दीर्घ स्वर है, ये भी सही है, क्योंकि यह से जो है यहाँ लिख दे रहे हैं, जैसे यह आपका हर्ष स्वर है, मतलब छोटा स्वर है, इसी यह से क्या बना है? आ बना। ये दीर्घ है और ये क्या है? लघु है, ठीक है। तो जो है आ क्या है? दीर्घ स्वर है, सही बात है, क्योंकि यह जो है हर्ष स्वर है, यह क्या है हमारा? हर्ष मतलब लघु स्वर है, और आ क्या है? दीर्घ स्वर, यह से ही आ बना है। और इसकी जो उच्चारण की लंबाई है वो जो है कम लगता है और इसे दुगना लगता है, तो हर ये दीर्घ स्वर है ही है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कह रहा ई मूल स्वर है, सही बात है। तो जो आपका मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मूल स्वर आपको मैंने बताया था 4 स्वर हैं। जैसे मूल स्वर आपको मैं पहले दिखा दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, देखिए लिखा है कुल मूल हर्ष या लघु स्वर के हैं, कितने हैं? 4 हैं। जो मतलब अमरूद, अला, अनार, आला, इमली वाला ई और छोटा ऊ और री, ये क्या है? हर्ष स्वर है। और उसी तरह पूछ देता है कुल मूल दीर्घ स्वर। तो जो मूल दीर्घ स्वर मात्र 3 हैं, वो है आ, क्योंकि यह से आ बना है, और छोटी से बड़ी बना है, और ऊ से ऊ बना है। री जो आपका है, यहाँ री आपका जो है इसको समझ लीजिए, री क्यों नहीं, री का क्यों बड़ा नहीं है? यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि री हर्ष स्वर में आते हैं, मतलब लघु स्वर में आते हैं। देखिए लघु स्वर में है, यह संस्कृत से लिया गया है, जैसे री और री, ठीक है। तो ये संस्कृत वर्ण है, हिंदी के वर्ण नहीं री है, इस नाते जो है इसका हर्ष दीर्घ स्वर नहीं है। बाकी कुल संयुक्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। तो आपका जैसे ए, आए, ओ, आओ। अब इसको संयुक्त स्वर कैसे कहा जाता है? जैसे संयुक्ताक्षर होता है ना, संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्र,
ग और श्रे श्रय, ये चार आपके हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है? संयुक्त व्यंजन। कौन है? संयुक्त व्यंजन है। इसी प्रकार ये चार जो है संयुक्त स्वर है। ये चार क्या है? संयुक्त स्वर हैं। ए, ऐ, ओ, औ। अब ये जो है जैसे दो संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों के से मिलकर बनता है, उसी प्रकार संयुक्त स्वर है दो स्वरों से मिलकर बनता है। जैसे ए आपका है य धन ई से मिलकर बना है, ऐ आपका य धन बड़ी से मिलकर बना है, ओ जो है य धन बड़ा छोटा ऊ से मिलकर बना है, और ओ औ जो है ओ य धन बड़ा ऊ से। जब आप संधि पढ़ेंगे तो इसके विषय में हम इसको पूर्ण तरीके से समझाएंगे। तो अब जो है यहाँ जो प्रश्न है उस पर हम आते हैं। तो यहाँ दिया है कि ई क्या है? संयुक्त स्वर है। तो ई संयुक्त स्वर नहीं बल्कि ई क्या है? जो है ई मूल स्वर है। ई क्या है? मूल स्वर है। जैसे अ, ई, उ, री हमारा क्या है? ये मूल स्वर है। इसी मूल स्वर से जो है सभी स्वरों का निर्माण हुआ है। हमारे मूल स्वर कितने हैं? चार ही हैं। ठीक है। और इसी चार ये तीन से जो है दीर्घ स्वर बना है। जैसे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। फिर इस और इन सब से मिला करके चार जो है हमारा संयुक्त स्वर बना हुआ है। ठीक है। कौन हो गया? ए, ऐ, ओ और औ। तो कुल मिलाकर कितना हो गया? 7 4 11। 11 हमारे स्वर होते हैं। ठीक है। तो अब ई संयुक्त स्वर है? नहीं। ई क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है। जैसे जो है य से आ बना है दीर्घ स्वर है, उसी प्रकार ई से बड़ी ईज बना हुआ है, ये दीर्घ स्वर है। तो यहाँ लिख रहा है ई क्या है? संयुक्त स्वर है। तो गलत है। संयुक्त स्वर हमारा क्या है? ए, ऐ, ओ, औ है। ठीक है। तो इसमें जो है गलत कौन है? ए है। ई गलत है। तो ये हमारा सही है। बाकी ये इसको हम काट देंगे क्योंकि ये तीनों सही हैं। तो हमसे पूछ रहा है कौन सही नहीं है, तो इस नाते हमारा ये सही होगा। फिर दे रहा प्रश्न के आधार पर लय निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? तो लय आपका जो है यहाँ प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या विकल्प में दिया। संघर्षहीन, प्रकम्पित, उत्क्षिप्त और पार्श्विक। ठीक है। अब यहाँ आपको थोड़ा सा मैं रोक कर बताऊँगा, क्योंकि भगाने से और भागने से ज्ञान नहीं मिलता है, उसको रुक करके जो है पढ़ना पड़ता है। हमारे देहातों में जो है एक कहावत है कि घास जो है जो होता है वो बैठकर घास जो है नहीं लकड़ी जो है दौड़ करके मतलब जो है चुनना पड़ता है, तब लकड़ी जो है ज़्यादा मिलता है। जैसे आप जंगल में गए, आपको लकड़ी की आवश्यकता है, तो जितने आप जंगल में दौड़ेंगे उतना ही आपको लकड़ी प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप दुकान खोले हैं तो आपको बैठना पड़ेगा। जितना आप अपने दुकान पर बैठेंगे उतना ही आपकी दुकान आगे बढ़ेगी। तो उसी प्रकार पढ़ाई भी जो है दुकान के अंतर्गत आती है। जो जितना ही बैठेगा, जितना ही पढ़ेगा, जितना ही मनन करेगा, उसकी बुद्धि और उसका दिमाग और उसका जो है शैक्षिक स्तर तीव्र होगा। ये जो है पढ़ाई जो है बैठ जैसे प्रकार से दुकान जो है, एक दुकानदार जब चाहे ग्राहकी आवे चाहे ग्राहक नहीं आवे, लेकिन वो दुकान पर बैठा रहता है, क्योंकि ग्राहक जो है और काल मृत्यु एक किसी का इंतज़ार नहीं करते हैं। उसी प्रकार जो है विद्या जो है बैठ कर के पढ़ने से आती है, यहाँ भागम भाग से नहीं आती है। ये है कि आप ट्यूशन कर सकते हैं, कहीं दौड़ सकते हैं, लेकिन कहीं भी जाएंगे तो आप ट्यूशन में बैठे हैं, तो ये थोड़ी ना कि दिमाग ट्यूशन में बैठे हैं, दौड़ कर आप ट्यूशन करने गए तो अच्छी बात है। अब वहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा का ट्यूशन है, चाहे आप किसी का वीडियो देख रहे हैं, तो आपका दिमाग के जो है भगा हुआ है, मतलब यहाँ जाना है वहाँ जाना, ये करना होगा। तो इससे आपको ट्यूशन करने से क्या फ़ायदा है? जब आपका दिमाग दौड़ रहा है तो आप पढ़ेंगे क्या? तो आप जो है यहाँ पर बैठकर पढ़िए। ठीक है। अब यहाँ देखिए लिखा है प्रश्न के आधार पर लय निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है? तो मैंने आपको दिखाया है कि लय जो है कौन ध्वनि है, जो है ये जो है पार्श्विक ध्वनि है। कौन ध्वनि है? पार्श्विक ध्वनि है। ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ जिससे आपके आजीवन जो है याद रहे। तो यहाँ जो है आपको मालूम होगा, जो लता मंगेशकर हमारी गायिका हैं, लता मंगेशकर। ठीक है। ये जो है कौन गायिका है? ये किस क्षेत्र में गायिका तो है ये हैं, लेकिन इनका एक प्रसिद्ध जो है स्वर है, वो है स्वर गायिका है। उस स्वर गायिका का नाम है पार्श्व गायिका। क्या है? पार्श्व मतलब गायिका। ठीक है। पार्श्व का मतलब होता है अगल बगल। क्या होता है? अगल बगल या आस पास। क्या होता है? आस पास। ठीक है। तो अब जो पार्श्व गायिका हैं लता मंगेशकर जी, जो एक प्रसिद्ध जो है गायिका हैं, इनका जो
गायन का वो है स्वर है वो क्या है, पार्श्व है। पार्श्व मतलब, अब पार्श्व का क्या मतलब, जैसे हमारी ये जीभ है, क्या है, ये हमारा टंगू है, जीभ है। तो जब हम कोई आवाज़ निकालते हैं तो उसकी जो आवाज़ निकालते तो जैसे निकालते हैं तो वो सिर्फ एक अक्षर है ल। तो जब हम ल बोलेंगे तो ये जो ल बोली कर आप देखिए ल ल ल, तो आपकी जो कंठ से जो प्राणवायु से हवा आती है ये अगल बगल से निकल रही, इधर से निकल रही है और फिर इधर से निकल जा रही है। तो जो एक मतलब गायिका हैं लता मंगेशकर जी, यह पार्श्व गायिका हैं। मतलब इसी पार्श्व से आप बना लीजिए पार्श्विक, मतलब पार्श्विक, ठीक है। तो ये पार्श्विक गायक पार्श्विक हैं। तो जब भी प्रश्न आवे कि पार्श्विक वर्ड क्या है, तो पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को याद कर लीजिएगा। और लता मंगेशकर में जो पहला वर्ड ल है, ये जो है ल है, यही पार्श्व वर्ड है। तो दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो संघर्ष यहाँ दिया है प्रश्न के आधार पर ल निम्नलिखित में से किस प्रकार की ध्वनि है, तो न संघर्षहीन है, न प्रकम्पित है और न उत्क्षिप्त है, न पार्श्विक है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कि जो र है ये प्रकम्पित है और ढ और ढ जो है उत्क्षिप्त है और ल आपका क्या है, पार्श्विक है। तो यहाँ ल जो है कौन हो गया, पार्श्विक, ठीक है। फिर दे रहा है भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम निम्न में से कौन है। तो देखिए यहाँ लिखा है ध्वनि शब्द पद वाक्य, पद वाक्य ध्वनि शब्द, शब्द वाक्य ध्वनि पद, उसके बाद शब्द ध्वनि वाक्य पद, ठीक है। तो आपको मैं बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं राम घर जाता है, ठीक है। तो यह क्या है, एक वाक्य, सेंटेंस है, क्या है, एक वाक्य है। और इसमें दे रहा है कि भाषा निर्माण, ये राम घर जाता क्या, एक भाषा का निर्माण है। और भाषा जो है किससे बनी है, वाक्यों से मिलकर बनती है। तो यहाँ देखिए जो हमारा वाक्य बनता है वही भाषा है, क्योंकि कोई भी चीज़ लिखा जाता है वाक्यों में लिखा जाता है, तो ध्वनि सेंटेंस में लिखा जाता है। तो कह रहा भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम लिखिए। तो वाक्य कैसे बनता है, पहले तो वाक्य जो है क्या होता है, पहले ध्वनि होता है, ध्वनि के बाद क्या होता है, शब्द होता है, शब्द के बाद क्या होता है, पद होता है, पद के बाद क्या होता है, वाक्य होता है, ठीक है। तो हमारा ध्वनि जो है पहला है, वाक्य बाद में। तो जल्दी से पकड़ने के लिए आप जो है यहाँ देखिए ध्वनि जिसमें सबसे पहले कहाँ है, ध्वनि यहाँ पर है और लास्ट में वाक्य कहाँ है, इसमें है, ठीक है। बीच में आप देखिए क्रम संख्या, ध्वनि के बाद क्या है, शब्द इसी में है, फिर क्या है, पद इसमें है, फिर वाक्य तो वही है। तो इसमें देखिए पद वाक्य ध्वनि शब्द लिखा है। दूसरा तरीका पकड़ने का यह है कि देखिए ध्वनि हमारा सबसे पहले आ रहा है, तो इसमें देखिए ध्वनि सब किस में पहले है, ध्वनि यहाँ पर है, हो सकता है 2-3 जगह भी ध्वनि आ जाए, 2 जगह ध्वनि आ जाए। तो ध्वनि यहाँ पर है, यहाँ पद है, यहाँ शब्द है, यहाँ शब्द है, तो ध्वनि पहले है, तो हमको समझ में आ रहा है कि इसी में होगा सही। फिर उसके बाद देखिए शब्द दूसरे स्थान पर, तो शब्द यहाँ है, यहाँ वाक्य है, यहाँ वाक्य है, यहाँ ध्वनि है, तो 2 चीज़ सही हो गया। फिर देखिए पद, पद तीसरे स्थान पे, यहाँ पद है, यहाँ ध्वनि है, यहाँ ध्वनि है, यहाँ वाक्य है, तो ये पद भी हो गया और वाक्य ही है। तो इस प्रकार से जो है हम कह सकते हैं कि हमारा पहला क सही है। फिर 15वां देखिए, फिर लिखा है उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम। तो मैंने आपको बताया ही है कि बस एक ही सूत्र याद कर लीजिएगा, कंता मूदा ओष्ठ, ठीक है। तो कैसे आपका हो जाएगा कंठ, त से हो जाएगा तालव्य, ता से हो जाएगा तालव्य, मुँह से हो जाएगा मूर्धा, मूर्धा को ही वर्ष से कहते हैं, व अधत अधस्य रे वर्ष। और उसके बाद फिर हो जाएगा कंतामुदा, उसके बाद दांत हो जाएगा, उसके बाद ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी का क्रम कह रहा है क्या है, मुख विवर उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से मतलब हमारे कंठ सबसे निचले हिस्से से लेकर के विवर तक जो है उच्चारित व्यंजन ध्वनियों का सही क्रम क्या है। तो आपका देखिए पहले मैंने उसी सूत्र से देखिए पहले ओष्ठ है, ठीक है, या कंठ है, यहाँ देखिए कंठ है, तो कंठ देखिए कहाँ कहाँ है, यहाँ ओष्ठ है, यहाँ दंत है, यहाँ तालव्य है और यहाँ पर जो है आपका कंठ है। तो इसका मतलब इसमें सही हो सकता है। फिर देखिए कंता तालव्य, तालव्य यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, दूसरे स्थान पर तालव्य यहाँ है। उसके बाद वर्ष लिखा, वर्ष को ही मूर्धा कहते हैं, फिर दंत, फिर ओष्ठ। इसका मतलब जो है आपका ये 15वां का जो है ये घ सही है। मैंने यहाँ सूत्र लिख दिया है, इसको आप लिख सकते हैं। फिर लिखा है री कौन सी ध्वनि है, तो मैंने आपको बताया है कि री जो है मूर्धन्य ध्वनि है। कौन ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धा ध्वनि है। री कौन सी ध्वनि है, यहाँ देखिए कंठ तालव्य दंत मूर्धा, तो इसमें क्या है, मूर्धा है। इसका भी सूत्र मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे अगर आपका आ जाए री
र और श, ये तीन जो वर्ण हैं ये तीनों जो है मूर्धन्य वर्ण हैं, ठीक है, या इसको मूर्धा भी कहते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र क्या है, आप लिखिए सूत्र में कि ऋषि बहुत मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब विद्वान होते हैं, धन्य होते हैं, ठीक है। अब ऋषि में जो है तीनों वर्ण आ जाएगा। देखिए री से आपका री आ गया, और री से र भी आ रहा है बोलने पर, और श आ रहा है, तो ये तीनों वर्ण जो है क्या आपका मूर्धन्य वर्ण होते हैं। तो चूंकि प्रश्न तो एक है री भर का है, मैं आपको दो और बता दिया इसी में, ये तीनों आप जो है कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और ये सूत्र याद करिएगा, ऋषि बहुत मूर्धन्य होते हैं, तो ऋषि में री और र और जो है इसको कौन ध्वनि कहते हैं, मूर्धन्य ध्वनि या मूर्धा ध्वनि, ये तीनों जो है आपका मूर्धन्य ध्वनि होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 17वां है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है, ठीक है। तो घोष वर्ण के विषय में मैंने आपको वीडियो में बहुत अच्छा तरीके से बताया है, जिसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे जाकर देख सकते हैं। फिर भी यहाँ प्रश्न है तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि घोष वर्ण कौन कौन कहलाते हैं। तो देखिए जैसे स्पर्शी व्यंजन मैंने आपको बताया है, क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ त थ द न प फ म होता है, जिसमें पहला और दूसरा अक्षर क्या होता है, अघोष व्यंजन होता है, और तीसरा चौथा और पांचवा क्या होता है, घोष व्यंजन होता है। यहाँ घोष मतलब आप घोष से जब अर्थ निकालेंगे तो घोष मतलब ध्यान रखिएगा कि घोष मतलब आवाज़ होता है, नाद होता है, उद्घोषणा होता है, गरज होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं जैसे मैंने घोष लिखा है, पहला अघोष और दूसरा लिखा है सघोष, ठीक है। सघोष को घोष भी कहते हैं, ठीक है। तो घोष से आप लीजिए तो घोषणा हो गया, घोष क्या हो गया, घोषणा करना। और घोषणा जब कोई चीज़ करना पड़ता है तो उसको धीमे आवाज़ में घोषणा करना पड़ता है कि तेज आवाज़ में, तेज आवाज़ में होता है। तो ये जो क और ख है ये आपका अघोष है, और ग घ अंगा क्या है आपका सघोष है। उसी प्रकार च छ आपका अघोष है, और ये जो है च छ ज झ झ यह आपका सघोष है। उसी पर ट ठ आपका अघोष है, फिर ट ठ ड ढ अड़ा आपका सघोष है, क चट, फिर त से आपका हो गया त थ, ये आपका हो गया अघोष, और द ध न आपका हो गया सघोष, फिर प और फ आपका हो गया सघोष अघोष, और ये हो गया प फ भ प फ ब भ म, ये आपका हो गया सघोष। तो तीसरा चौथा और पांचवा जो है आपका सघोष वर्ण है, और पहला दूसरा क्या है, अघोष है। अघोष की जो आवाज़ होती है इसी को जो है विस्पर कहते हैं अंग्रेजी में, विस्पर मतलब होता है कानाफूसी, मतलब कान में बोलना। तो इसका उच्चारण कैसे बोला जाए तो इसको आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए, आपके जीवन में नहीं भूलेगा कि जो है कि अघोष होता क्या है। जैसे क ख ग घ, अब हम इसको अघोष में बोलेंगे, ग घ अंगा, छ छ ज झ या, ड ढ अड़ा, थ द ध न, ब भ म। तो देखिए इसमें घोष किस में हो रहा है, घोषणा किस में हो रहा है, गरज किस में आ रहा है, नाद किस में आ रहा है, आवाज़ किस में आ रहा है, आपका ग घ ङ च छ ज ञ ट ठ ड ढ अड़ा द ध न प फ ब भ नहीं ब भ म में आ रहा है। तो आपका ये सघोष हो गया। अघोष आपका कैसे बोला, ख ख छ छ ढ ढ ध ध व फ। अघोष व्यंजन में जो हमारी प्राणवायु है वो हमारे जो शरीर के जो अवयव हैं, अंग हैं, उसके अंदर से कंठ, तालु जो है, मूर्धा, तालव्य और जो है दंत, ओष्ठ, इससे किसी से टच नहीं करती है, इस नाते जिसको कानाफूसी आवाज़ भी कहते हैं। ये हो गया घोष। और जो है एक जो है तेज तेज आवाज़ में बोलना, गरज के साथ बोलना, नाद के साथ बोलना, घोषणा करके बोलना, ये आपका हो गया सघोष, ठीक है। इसके बाद मैं इसी में जो है आपको मैं एक जो है दिखा दे रहा हूँ कि अघोष और सघोष व्यंजन कौन कौन होते हैं, ठीक है, जिससे आप जो है तुरंत जो है उसको पकड़ लेंगे कि अघोष और सघोष व्यंजन कौन होते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ देखिए लिखा है ना, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर लिखा है अघोष व्यंजन।
तो देखिए आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग है, जिसमें जो है क ख है, अघोष अघोष है, च छ अघोष है, ट ठ अघोष है, त थ अघोष है, प फ अघोष है, और ग घ अंगा जो ये है ये आपका घोष वर्ण है। क्या है? घोष वर्ण है। ठीक है। यहाँ 10 जो है आपके स्पर्शी व्यंजन में क ख च छ ट ठ, और उसके बाद त थ और प फ, ये आपकी जो है 10 वर्ण ये होते हैं अघोष। और श मतलब ये जो उसमें व्यंजन है 3, ये मतलब तालव्य, ये मूर्ध और ये दंत, ये 3 ही है। कुल मिलाकर 13 जो होते हैं अघोष वर्ण होते हैं। तो अघोष वर्णों की संख्या कितना होती है? 13। इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा। प्रश्न भी आ सकता है कि अघोष वर्णों की संख्या कुल कितनी होती है? 13। इसी के उलट अगर पूछ देता है सघोष वर्णों की संख्या, तो इसका उल्टा आप कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिएगा और 1 इधर कर दीजिएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 31। ठीक है। तो सघोष वर्णों की अघोष वर्णों की संख्या 13 और सघोष वर्णों की संख्या इसका उल्टा विपरीत 31 होता है, जिसमें 10 जो है ये होते हैं, 10 ये हो गए, और श ये 3, मतलब कुल हो गए 13। ठीक है। अब आप जो है आगे देखिए, तो इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग घोष है? तो घोष मतलब कौन होता है? सघोष मतलब नाद करने वाला। तो तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप देखिए जो ट है ये आपका ट है, पहला दूसरा अक्षर है, ये आपका घोष हो गया। प फ ये क्या, दो अक्षर जो है आपका घोष हो गया। देखिए यह पहले आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अल्प प्राण और अघोष ये जो है पहले स्वर होते हैं फिर व्यंजन होते हैं। जैसे पहले क्या आते हैं? स्वर होते हैं, फिर क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। तो यह क्या है? अघोष में यह आपका क्या है? अल्प जो स्वर है ये। और उसी तरह अल्प प्राण में भी जो है आपका क्या, यह पहले आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अघोष जो है पहला और दूसरा अक्षर होता है, पहला और दूसरा अक्षर। और घोष जो है बाद में घ आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो ग घ अंगा होता है। तो इसी प्रकार आप देखिए थ जो है आपका दूसरा अक्षर है, पहला और दूसरा अक्षर है। त थ दूसरा अक्षर है, तो ये आपका घोष में आएगा, यह पहले आ रहा है। फिर द में देखिए त थ द, तो ये तीसरा अक्षर है, तो तीसरा अक्षर किस में आएगा? सघोष में आएगा। तो हमारा सही घ वाला होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन एक महाप्राण वर्ण है? तो महाप्राण वर्ण कौन कहते हैं? महाप्राण जो देखिए यहाँ पर लिखा है क ख ग घ अंगा, तो जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है हमारा अल्प प्राण होता है। पहला जरूर है इसमें, तो पहला और तीसरा और पांचवा मतलब जो विषम अंक होते हैं 1, 3, 5, ये हमारा जो है अल्प प्राण होते हैं, क्योंकि अल्प प्राण में 1, 3, 5 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ऐसे पहला गिनती में पहला अक्षर 1 आता है। उसी तरह जो है पहला स्वर आता है, स्वर में अल्प प्राण में यह आ रहा है। तो इस प्रकार से जो है ये हमारा प्राण पहले रहेगा और 1 पहले, और विषम राशि होता है। तो 1, 3, 5 जो है आपका अल्प प्राण है, और जो सम राशि होता है 2 और 4 ये आपका जो है महाप्राण होता है। ये क्या हो गया? दूसरा चीज़ आप अल्प प्राण महाप्राण में मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो है कभी आप जीवन में नहीं भूलेंगे अल्प प्राण और महाप्राण में अंतर। तो अल्प प्राण में देखिए आप क ख ग घ अंगा लिख दीजिए। अब इसमें आप पहले इसका अंग्रेजी लिख लीजिए। क का अंग्रेजी के, ख का अंग्रेजी के एच ए, ग का अंग्रेजी जी, और घ का अंग्रेजी जी एच ए, और अंगा का एन ए। तो ये जो बड़ा बड़ा वाला है यही आपका महा मतलब महान, बड़ा। तो ये जो बड़ा बड़ा आ रहा है ये आपका प्रत्येक वर्ग में जो बड़ा बड़ा आ रहा है, इसमें देखिए 3 अक्षर है, इसमें भी 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है। तो महान कौन है? बड़ा कौन है? एक बड़ा ये है और एक बड़ा ये है, तो ये महाप्राण है। और ये छोटा है, ये छोटा है, ये छोटा है, मतलब ये तीनों छोटे हैं, ये आपका हो गया अल्प प्राण। ठीक है, पहला पहचान। और इसमें और ये दूसरा एक का हो गया महाप्राण है। ठीक है, एक पहचान यह हो गया। दूसरा प्राण ये है कि जिसमें यच लगा हो। देखिए यहाँ यच लगा है, इसमें भी यच लगा है। जिसमें यच लगा हो ये आपका हकार हिंदी में कहते हैं। हकार मतलब एच से क्या बनता है? हिंदी में है कहते हैं। तो जिसमें हकार शब्द हो, वर्ण हो, यच, वह जो है आपका क्या है? महाप्राण है, ये पहचान है। और जिसमें यच न रहे, जिसमें यच जो है न हो, ठीक है, वो आपका क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, तो देखिए क्या में आपका यच नहीं है तो हो गया अल्प प्राण। फिर के यच ए, इसमें यच है यहाँ पर, तो ये हो गया महाप्राण। फिर आपका देखिए ग है, तो ग में जो है ये नहीं है, यच नहीं है, तो ये हो गया अल्प प्राण। फिर देखिए जी एच ए आ रहा है, इसमें यच है, तो ये हो गया महाप्राण।
फिर इसी तरह आपका जो है अंगा में यह नहीं आ रहा है, इसमें यच नहीं है, ये हो गया अल्प प्राण। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अल्प प्राण महाप्राण का जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये आपको जीवन में नहीं भूलेगा। उसके बाद मैं इसके साथ ही एक स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ, जो आप जो है उसको जो है नोट कर लीजिएगा, जो जिससे कि आपका उसमें और भी है कि स्वर व्यंजन, ठीक है, में कौन अल्प प्राण है कौन महाप्राण है वही इसमें दिया गया है। और बहुत ही अच्छा तरीके से मैं बनाया हूँ, जिसमें एक ही लाइन में सारा चीज़ है। देखिए यहाँ पर लिखा है, स्क्रीनशॉट इसका अवश्य ले लीजिएगा। देखिए लिखा अल्प प्राण महाप्राण अघोष सघोष का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो पहले आप 2 लाइन बनाइएगा, जिसमें क ख ग घ ट ठ त थ प फ ये आपका एक बगल हो जाएगा, और जो है ग घ अंगा ज झ इया ड ढ अड़ा द ध न और ब भ म ये दूसरा हो जाएगा। तो आप जो है ये जो पहले घोष वर्ण और फिर अघोष वर्ण फिर सघोष वर्ण ये 2 लाइन बनाइएगा, जिसमें च छ ये वाला जो है आपका इधर आ जाएगा, ये आपका जो है अघोष वर्ण है। देखिए यहाँ लिखा है अघोष वर्ण मोटी हेडिंग में, मतलब यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा यहाँ तक ये आपका अघोष वर्ण है, और ये 3 ठो जो है आपका ये क्या हो गए सघोष वर्ण। पहला चीज़ हो गया, और इसी ट्रिक में आपको अल्प प्राण भी दिखा दे रहा हूँ। इसमें जो है हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, तो पहला तीसरा और 5वां ये आपका क्या है अल्प प्राण। अब इसमें देखिए कौन कौन है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, अंत में आप देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि श श श ये आप देखिए ऊपर क्या लिखा है महाप्राण है। ये जो स श श ये क्या है, थोड़ा देर बोलने में समय लगता है, इस नाते एक किस में आएगा महाप्राण में। यहाँ ऊपर जाकर देख लीजिए किस में है महाप्राण में है। और क च ट त पे आपका का है अल्प प्राण है, और ऊपर जाएंगे तो हो जाएगा अघोष वर्ण भी में भी आता है। फिर देखिए यहाँ श श श फ थ ठ छ और ख। ठीक है, यहाँ महाप्राण भी है, उसके बाद देखिए आप अघोष वर्ण भी है। फिर देखिए अ र ल व ये आपको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, इसको उसमें व्यंजन कहते हैं, और इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अंत र ल व और ब द ड ज ग ये क्या है अल्प प्राण है, और ऊपर जाइएगा देखिएगा सघोष भी है। फिर देखिए है, उसके बाद भ ध ढ छ झ ध ये आपका महाप्राण है, इसके ऊपर जाएंगे देखिएगा सघोष वाला है। फिर देखिए सभी स्वर, ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ। ठीक है, ये सब क्या हैं ये, और म न मतलब ये पंचमा अक्षर आपके क्या आते हैं अल्प प्राण में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए अल्प प्राण में देखिए सूत्र लिख दिए हैं 1 3 5वां वर्ण र ल व सभी मतलब सभी अंतस्थ स्वर व्यंजन जो है, और सभी स्वर ये आप किस में आते हैं अल्प प्राण में आते हैं, और महाप्राण में दूसरा चौथा वर्ण, और सभी उष्म वर्ण जो है और प्लस है ये किस में आते हैं आपके महाप्राण में। यहाँ देखिए है नीचे है भी देख लीजिएगा आपका किस में आता है महाप्राण में, ऊपर देखिएगा क्या है सघोष वर्ण है। ठीक है, फिर अघोष का देख लीजिए पहला दूसरा वर्ण और श मतलब जो उष्म व्यंजन है वो अघोष में आते हैं, और ये 13 वर्ण होते हैं, और घोष में आपका तीसरा चौथा 5वां वर्ण, और अर मतलब सभी अंतस्थ जो व्यंजन है वो आपके और है ये आपके किस में आते हैं घोष वर्ण में आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि निम्न से कौन महाप्राण है। तो श जो है मैंने आपको बताया कि सभी उसमें व्यंजन किस में आते हैं महाप्राण में आते हैं, और अर लव ये अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण में आते हैं। देखिए अंतस्थ में आप देखिए कि अंतस्थ व्यंजन में यहाँ देख लीजिएगा दिमाग में रहे अ र ल व ये आपकी कौन है अंतस्थ व्यंजन है, कौन है अंतःस्थ व्यंजन, और यह से अंतस्थ है और यह से अल्प प्राण है। ठीक है, ठीक है, बचा श ये आपका जो है उस व्यंजन ये आते हैं महाप्राण में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स हमारा है ये क्या है महाप्राण है, और अरलवंतस्थ है ये आपका अल्पप्राण है। ठीक है, फिर निम्न में से प्रकम्पित ध्वनि कौन है। तो प्रकम्पित ध्वनि जो है र आपका मैंने आपको वीडियो में दिखाया ही है कि र जो है आपका प्रकम्पित ध्वनि है। निम्न में से द्विगुण व्यंजन छांटिए। तो आपका द्विगुण मतलब ढ और ढ क्या है द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, इसको क्षिप्त भी कहते हैं, इसको ताड़न जात भी कहते हैं। ठीक है,
नासिक व्यंजन कौन सा है? तो आपको बताइए कि पंचमा अक्षर जो होते हैं वो नासिक व्यंजन होते हैं। क ख ग घ ङ च छ ज ञ ट प प ब म और अंग अड़ु नमः, जो सूत्र बता अंग अड़ु नमः मतलब अंग अड़ नमः, ये आपका जो है पंचमा अक्षर नासिक व्यंजन हो गए। निम्नलिखित में से दंतमूल व्यंजन छाटिए। तो दंतमूल व्यंजन आपका जो है अ र ल ब र ब, तो आपका जो र ल है ये क्या है? दंतमूल व्यंजन है। फिर देखिए लिखा अर्धस्वर व्यंजन कौन सा है? तो अ व आ शस्त्र और ठ, तो ये अ व जो है आपके क्या आते हैं? अर्धस्वर व्यंजन में है। इसके लिए मैं एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, जिंदगी में भूलेगा नहीं। जैसे अर्धस्वर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? अर्धस्वर व्यंजन, ठीक है। तो अर्धस्वर व्यंजन में आपका जो है यह आता है और वह आता है। उदाहरण के लिए जैसे आपको लिखना चौधरी, CHAUDHARY, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो पर लास्ट है ये री है, ठीक है। और री के लिए हम अंग्रेजी में लिखते हैं REE, यही होना चाहिए। अगर सही कहा जाए तो इसको इस तरह लिखना चाहिए चौधरी, CHAUDHAREE, इस तरह से होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो गया? RY हो गया। तो जो वाई है किसका काम कर रहा है? मात्रा का काम कर रहा है, स्वर का काम कर रहा है, ठीक ना। तो री हो गया ना, तो जैसे री हो गया तो ये किसका काम कर रहा है? वाई क्या किसका काम कर रहा है? ये जो वाई है ये मात्रा स्वर का काम कर रहा है, इस नाते इसको अर्धस्वर कहते हैं। इस तरह अंग्रेजी में स्टोरी ले लीजिए। स्टोरी में जो है अगर दिखा जाए स्टोरी तो इसका होगा STOREE होगा, लेकिन यहाँ जो वाई आ गया तो वाई क्या है? अर्धस्वर है। तो एक तरह से आप यह जान लीजिएगा कि वाई और वी ये दोनों अक्षर जो है क्या है? अर्धस्वर में आते हैं। वाई से यह और वी से वह, ये अर्धस्वर में आते हैं, इसको दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप जो है अर्धस्वर व्यंजन कौन होते हैं? अ व। कुल मूल स्वर कितने हैं? मैंने आपको बताया 4 हैं, अ ई उ री, ठीक है, ये 4 हैं, ये हो गया। कुल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं। दीर्घ सिर मतलब मूल जो दीर्घ स्वर हैं वो 3 हैं। जैसे मूल दीर्घ स्वर कितने हैं? 3 हैं, जैसे आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये मूल दीर्घ स्वर हैं। लेकिन अगर दीर्घ स्वर पूछता है केवल तो वो हैं 7, ठीक है, जिसमें आपके आएंगे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको जो है मैंने ये हल कराया, और समय तो थोड़ा ज़्यादा लंबा लगा है क्योंकि वीडियो जो है हम 2 बार इस वीडियो को बनाने का प्रयास भी किए, लेकिन वो वीडियो कम समय का था जिसमें मैं जो खुद संतुष्ट नहीं हो पा रहा था। इस नाते यह जो वीडियो हमारा थोड़ा 2-3 दिन 4 दिन के बाद ही बन पा रहा है, क्योंकि जो 2 बार मैंने वीडियो बनाया दोनों बनाने के बाद शॉर्ट वीडियो था, लेकिन उसमें हम जो उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहे हैं वो उदाहरण उतना बढ़िया से हम दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि शॉर्ट वीडियो में दे भी नहीं पाएंगे। इस नाते जो है थोड़ा वो हमको अच्छा नहीं लगा, इस नाते मैंने उस वीडियो को नहीं लोड किया, और मैं इससे आज संतुष्ट हूँ। भले समय लगा है, टाइम लगेगा आपका भी, लेकिन इससे जो है हम जानते हैं कि 200 प्रश्न से अधिक मैंने आपको तैयारी कर दिया है, और आगे एक वीडियो और बना देंगे, 1-2 वीडियो, जिससे कि मतलब वो शॉर्टकट में रहेगा, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण सब दिखा दिया है। बहुत ज़रूरत रहेगा तभी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद मैं जो है जल्दी जल्दी पूछूंगा और जल्दी जल्दी आप लोगों को बताना होगा और लिखना होगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों को हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसको प्रचारित और प्रसारित भी कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो के नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको आप टच करेंगे तो जो है एक घंटी दिखाई देगी, उस घंटी को जब टच करेंगे तो 3 घंटी दिखाई देगी। जो सबसे ऊपर वाला घंटी है उसको जब आप टच करेंगे तो वहाँ ऑल आएगा, उसको आप टच करेंगे तो हमारा जो है चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको जितना भी वीडियो मैं बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।